हार्ट एक स्ट्रक्चर है जो कॉन्स्टेंटली बीट करके सारी बॉडी को ब्लड फ्लो देता है और उसी से सारी बॉडी चलती है। इस स्ट्रीमलाइनिंग ब्लड फ्लो को मेंटेन करने के लिए हार्ट में 4 वाल्व होते हैं, 2 राइट साइड पे और 2 लेफ्ट साइड पे। राइट साइड चैम्बर्स में इम्प्योर ब्लड बॉडी से आता है, राइट एट्रियम में, ऊपर का चैम्बर राइट साइड का राइट एट्रियम कहलाता है, और राइट एट्रियम से जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है तो वहाँ एक ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। देन राइट वेंट्रिकल से ब्लड इजेक्ट होता है पल्मोनरी वाल्व के थ्रू लंग्स में ब्लड गया और लंग्स में ऑक्सीजनेट होता है ब्लड, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान लंग्स में होता है। ब्लड प्योरीफाई हो गया लंग्स के अंदर। अब ये प्योरीफाइड ब्लड लेफ्ट साइड चैम्बर्स में जाता है। लेफ्ट साइड का अपर चैम्बर को बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट साइड के लोअर चैम्बर को बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल 2 चैम्बर्स के बीच में माइट्रल वाल्व है और लेफ्ट वेंट्रिकल से फाइनली ब्लड इजेक्ट होता है एओर्टिक वाल्व के थ्रू सारी बॉडी के अंदर। माइट्रल वाल्व और एओर्टिक वाल्व सबसे इंपॉर्टेंट वाल्व हैं जो लेफ्ट साइड पे हैं। इनमें अब एक बीट के लिए वाल्व ओपन अप होता है तो ब्लड एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जाता है, अगले ही पल उसको बंद होना होता है ताकि वो ब्लड वापस ना आ जाए। तो ये कांस्टेंट फंक्शनिंग जो वाल्व्स की है, ओपनिंग और क्लोजर, ये इतना मेटिकुलसली गवर्न होते रहना चाहिए। अगर इसमें कुछ भी डिसफंक्शन आ जाए, कुछ भी इसमें फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी आ जाए, लाइक वो बंद ठीक से नहीं हो रहा तो लीकेज पैदा हो जाएगा, या कुछ डिजीज़ होती हैं जो एज के साथ वाल्व्स की नैरोइंग पैदा करती हैं, जैसे एओर्टिक स्टेनोसिस, तो वो सिकुड़न पैदा होने से चैम्बर पे स्ट्रेन आ जाएगा। एनी स्मॉल डिसफंक्शन इन दिस वाल्व फंक्शनिंग will lead to huge impairment in the heart functioning and will put heart under lots of strain, causing tremendous symptoms to the patient like breathing discomfort होना, सांस फूलना, लेटने से सांस ज़्यादा फूलना, चलने से सांस फूलना, भारीपन आना चेस्ट में, चेस्ट पेन होना या बेहोशी होना, ये सब valve disease के symptoms हो सकते हैं। As I mentioned, aortic valve is the most important valve in the heart as the whole of the heart blood flow. Once the heart ejects the blood, it has to pass through aortic valve and then it reaches the whole body. Advancing age के साथ इस पे स्ट्रेस आता है aortic valve पे। जैसे वो ओपन और क्लोजर होता है तो वो थिक्कन होने लगता है, उसका मोटाई बढ़ने लगता है और धीरे धीरे उस पे कैल्शियम डिपॉजिट्स बढ़ने लगते हैं। Once that happens, the opening of aortic valve shrinks. It becomes narrow. Now this is called aortic stenosis. अगर एओर्टिक वाल्व श्रिंक हो गया या नैरो हो गया तो लेफ्ट साइड का जो चैम्बर है जिसने ब्लड को इजेक्ट करना था एओर्टिक वाल्व के थ्रू, उस पर बहुत हैवी स्ट्रेन आ जाएगा एंड दैट स्ट्रेन इज अ कॉज ऑफ दीज सिम्टम्स लाइक ब्रीदिंग डिस्ट्रेस, पेन और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस विच इज कॉल्ड सिनकोप। अगर एओर्टिक स्टेनोसिस ने ये सिम्टम्स पैदा करने स्टार्ट कर दिए तो उसको बदलना ज़रूरी है एओर्टिक वाल्व को। Now there are 2 modalities by which we can actually replace our aortic valve. One is a surgical modality by which we cut open the chest, go to the heart, take the heart on a heart-lung machine, stop the heart and then do the surgery. Now this is a time-tested modality which is being done for ages and this is a good modality. Surgical aortic valve replacement is a good modality. But अब होता क्या है, जैसे जैसे पेशेंट्स का एजिंग होता है और वो 65 के बियॉन्ड किसी को एओर्टिक स्टेनोसिस है, एजेड पेशेंट्स में जब सर्जिकल एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट किया जाता है तो उसके साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन जुड़ते हैं। टू अवॉइड दैट, अ न्यू मोडेलिटी, इट्स नॉट न्यू नाउ, वी आर एक्चुअली डूइंग दिस फॉर नाउ मोर देन 7-8 years. इट्स कॉल्ड ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट, TAVR, where it's totally non-surgical replacement of the aortic valve. We do not cut open the chest, there is no incision on the body, no blood loss, patient is not even in general anesthesia. We absolutely go through the groin and replace the aortic valve and come out. Patient can be discharged the 3rd day and this is very patient friendly procedure. TAVR should be practically reserved in good centers and should be done by a cardiologist with a good expertise, because in inexperienced hands the complication rate would be very high and it can be catastrophic also at times. We are doing a lot of effort in disseminating this expertise to other centers, proctoring
this procedure at many other centers. I have done many proctored cases at various hospitals all across India. Now the main thing attached to TAVR is the durability of the valve. Why I mentioned that it should be reserved for patients more than 65 years of age? Because this is a tissue valve. TAVR consists of a tissue valve in a rim. Now tissue valve tends to degenerate with number of years after it is deployed, and usual age, average age of a tissue valve is considered to be 10 to 12 years, and after that it tends to degenerate. So if it is given in younger patients, that's not good, but in older patients, because the complication rate attached to surgical AVR is high, TAVR should be a preferred approach. For a healthy heart, my crisp message is: work out daily, take care of your diet, stay happy, manage your stress very well. That is the best way to keep your heart healthy. And if your heart is healthy, your life is healthy, and you will enjoy more in life, and you will have a better family life and better friends.